मॉर्निंग सभी को। हम लोग कारा पढ़ रहे थे। कारा में मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर, मेन एक्सिस, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, राइजॉइड्स, ये स्ट्रक्चर समझाया था और साथ में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पूरा बता दिया था। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम आपको पूरा का पूरा लैंगिक जनन, कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको समझाऊंगी। कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ। लैंगिक जनन हाईली एडवांस्ड प्रकार का होता है और सबसे एडवांस प्रकार का लैंगिक जनन किसको कहते हैं? oogamous प्रकार का, जो मैंने आपको वॉल बॉक्स में भी बताया था। oogamous में क्या होता है? फीमेल युग्मक, मादा युग्मक नॉन मोटाइल होता है, यानी एग जो कि गतिशील नहीं होता है, गतिमान नहीं होता है। और जो नर युग्मक होता है यानी मेल गैमीट होता है, उसमें फ्लैजिला होते हैं, वो मोटाइल होता है, वो चल सकता है, पानी में तैर सकता है। ठीक है, इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है जिसमें एक युग्मक तो फिक्स है जो मूव नहीं कर सकता, दूसरा तैर सकता है, इसको हम कहते हैं oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous प्रकार का होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जिसमें बनते हैं उनको हम जो सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, वो कारा में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, जो पादप जगत में किसी और में इस नाम से नहीं पुकारे जाते। एंथेरिडियम आर्किगोनियम तो हम सुनते हैं, एंथेरिडियम oogoनियम। एंथेरिडियम जो सेक्स ऑर्गन है जिससे नर युग्मक बनते हैं, और oogoनियम सेक्स ऑर्गन है जिससे मादा युग्मक बनता है। लेकिन एंथेरिडियम और oogoनियम को यहाँ पे कारा में दूसरे नामों से पुकारा जाता है। ये देखिए न्यूक्यूल, न्यूक्यूल oogoनियम है, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? न्यूक्यूल। और मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल, इसको हम एंथेरिडियम जिसको कहते हैं, एंथेरिडियम को यहाँ क्या कहा गया है? ग्लोब्यूल। और oogoनियम को क्या कहा गया है? न्यूक्यूल। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कहाँ मौजूद है आप देखिए, ये जो शाखा है ये प्राइमरी लेटरल है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, असीमित सीमित वृद्धि की शाखा प्राइमरी लेटरल। ये प्राइमरी लेटरल शाखा कौन सी है? सीमित वृद्धि की शाखा। इसके नोड्स पे क्या मौजूद है? ये स्टिपुलोड्स। इसके नोड्स पे जो ये पत्तियां मौजूद है इनको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूलोड। स्टिप्यूलोड की संख्या इस नोड पे जितनी प्राइमरी लेटरल है उसके बराबर या उससे दुगनी हो सकती है, जो पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ये जो स्टिपुलोड्स की एक्सिस में, अक्ष में, ऊपर की तरफ न्यूक्यूल होता है, नीचे की तरफ ग्लोब्यूल होता है। ये फिक्स है, उल्टा मत कर देना। न्यूक्यूल हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ग्लोब्यूल हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये है मेल सेक्स ऑर्गन, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसमें नर युग्मक बनते हैं, इसमें मादा युग्मक बनता है। तो ये तो इसकी पोजीशन मैंने बता दी कि सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो आज हम अभी मैं जो बता रही हूँ वो बताऊंगी ग्लोब्यूल के बारे में, यानी एंथेरिडियम के बारे में, कि इसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है। बाहर से कैसा होता है ये दिख रहा है, अंदर से कैसा होता है। बाहर से ये रेड कलर का या येलो कलर का होता है, गोल होता है, एकदम बिल्कुल स्फेरिकल होता है, लाल या येलो कलर का होता है। इसमें कुल बाहर से जैसे एक बॉल है, ये बॉल की जो कवरिंग है पूरी बाहर की, वो 8 कोशिकाओं से बनी है। ये जो ग्लोब्यूल है ना, ये एक बॉल नुमा संरचना है, और इस बॉल की जो बाहर की कवरिंग है वो कितनी कोशिकाओं से बनी है? 8 से। 4 इधर और 4 पीछे। ये 4 आपको दिख रही है, 1 2 3 4। ये पूरी जो मैंने बीच में से ये खांच बनाई है ना, ये 4 कोशिकाएं दिख रही है, 1 2 3 4, और 4 इसके पीछे है। ये जो 4 कोशिकाएं जो इस ग्लोब्यूल की परत बना रही है, इसको कहते हैं शील्ड सेल्स। क्या कहते हैं? शील्ड सेल्स। ये शील्ड सेल्स की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। 4 आपको सामने दिख रहे हैं, 4 पीछे। आपको ये जो छोटी छोटी डिजाइन दिख रही है, ये असल में बहुत सारी कोशिकाएं नहीं, ये एक कोशिका है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। 4 हो गए, 4 पीछे हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 8 शील्ड सेल हो गए इसके अंदर। और ये बाकी जो चीजें दिख रही है, ये शील्ड सेल्स के अंदर डिजाइन बनी हुई है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, गहराई और उभार है, जिससे इसमें क्या बन गई है? डिजाइन। तो प्रत्येक शील्ड सेल में डिजाइन्स बनी हुई है ये एक ही सेल। ठीक है, अब इसके हम डिटेल पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा ग्लोब्यूल जो है, इसको मैंने अंदर से दिखाया है कि अंदर क्या होता है इस बॉल के अंदर।
एंथेरिडियम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, लेकिन कारा में इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल। ओके, येलो या रेड कलर का होता है। इसमें टोटल जो है 4 आगे 4 पीछे क्या है, शील्ड सेल्स है। ये देखिए, ये शील्ड सेल्स जो है ये चारों तरफ है, इसके अंदर ये 8 होती है संख्या में। प्रत्येक शील्ड सेल्स में डिजाइन है। ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये एक शील्ड सेल में से निकल रही संरचना है। ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है, ये किस में से निकल रही है, एक शील्ड सेल में से बनी हुई संरचना है। ऐसी कितनी संरचना इस बॉल के अंदर होंगी, कुल 8, क्योंकि 8 शील्ड सेल है। टोटल शील्ड सेल कितने हैं, 8, यानी इसमें से भी ये पूरी निकल रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और 4 पीछे हैं इसके। तो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये कितनी बार आपको इसके अंदर मिलेगा, 8 होंगे सेम। मैंने 1 बनाया क्योंकि 8 आपको दिखाना संभव नहीं है, और दिखाएं तो आप सब हौच-पौच हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक शील्ड सेल में से एक ऐसे खंबे जैसा एक सेल निकलता है अंदर की तरफ, बॉल के अंदर, इसको कहते हैं मैन्यूब्रियम। तो कितने मैन्यूब्रियम होंगे टोटल, 8 मैन्यूब्रियम, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 शील्ड सेल है। प्रत्येक मैन्यूब्रियम में से 2 से 3 क्या निकलती है, कोशिकाएं निकलती है, जिनको बोलते हैं प्राइमरी कैपिट्यूलम। प्रत्येक शील्ड सेल के शीर्ष पर ऊपर क्या है, ये 2 से 3 कोशिकाएं हैं, जिनको बोलते हैं प्राइमरी कैपिट्यूलम। तो प्रत्येक मैन्यूब्रियम में से निकलेंगे ये प्राइमरी कैपिट्यूलम। फिर प्रत्येक प्राइमरी कैपिट्यूलम के शीर्ष पे 2 से 3 क्या होती है, सेकेंडरी कैपिट्यूलम कोशिकाएं, यानी कुछ और, ये नामकरण होता जा रहा है। प्राइमरी कैपिट्यूलम के ऊपर जो कोशिकाएं लगी है उनको बोलते हैं सेकेंडरी कैपिट्यूलम। तो मैन्यूब्रियम के ऊपर 2 से 3 प्राइमरी कैपिट्यूलम हो गए। फिर प्रत्येक प्राइमरी कैपिट्यूलम पे 2 से 3 क्या है, सेकेंडरी कैपिट्यूलम कोशिकाएं। फिर प्रत्येक सेकेंडरी कैपिट्यूलम से 2 से 4 धागे नुमा संरचना निकलती है, जिनको बोलते हैं एंथेरिडियल फिलामेंट। एंथेरिडियल फिलामेंट यानी प्रत्येक सेकेंडरी कैपिट्यूलम में से 2 से 4 एंथेरिडियल फिलामेंट्स निकलते हैं। ये देखिए, ये जो फिलामेंट तंतु निकले हुए हैं, ये तंतु किसमें से निकल रहे हैं, सेकेंडरी कैपिट्यूलम में से निकल रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी कैपिट्यूलम में से, प्रत्येक सेकेंडरी कैपिट्यूलम में से 2 से 4 तंतु निकलेंगे, जिनको हम कहते हैं एंथेरिडियल फिलामेंट। समझ गए। अब ये जो पूरी संरचना है, ये एक शील्ड सेल की है। मैन्यूब्रियम, प्राइमरी कैपिट्यूलम, फिर सेकेंडरी कैपिट्यूलम, फिर एंथेरिडियल फिलामेंट। समझ गए। अब प्रत्येक एंथेरिडियल फिलामेंट में ये देखिए, ये एक एंथेरिडियल फिलामेंट बनाया, इसमें 1 2 3 4 5 6 कोशिकाएं हैं। लगभग 25 से 250 कोशिकाएं होती हैं एक एंथेरिडियल फिलामेंट में। ये जो मैंने कोशिकाएं दिखाई हैं सब में छोटी छोटी, प्रत्येक एंथेरिडियल फिलामेंट में 25 से 250 कोशिकाएं होती हैं। समझ गए आप, प्रत्येक एंथेरिडियल फिलामेंट में। तो कुल मिला के, और प्रत्येक कोशिका, एंथेरिडियल फिलामेंट की प्रत्येक कोशिका एक एंथ्रोजॉइड बनाती है। ये एंथ्रोजॉइड है मेल युग्मक, मेल गैमीट। मेल गैमीट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड ये ऐसे स्पाइरल है, और इसमें से ये 2 कशाभिकाएं निकली हुई है, फ्लैजिला। ये 2 फ्लैजिला निकले हुए कशाभिकाएं, ये क्या है, एक एंथ्रोजॉइड है। और ये कहाँ बन रहा है, एक कोशिका में। तो मैंने क्या बताया था, एक एंथेरिडियल फिलामेंट में कितनी कोशिकाएं हैं, 25 से 250। तो 25 से 250 एंथ्रोजॉइड बनेंगे एक फिलामेंट में। ये एक एंथेरिडियल फिलामेंट में 25 से लेकर 250 तक क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड। और आप समझ सकते हो कि इसमें कितने एंथेरिडियल फिलामेंट होंगे, क्योंकि ये तो एक शील्ड सेल का है, ऐसे 8 शील्ड सेल है, और प्रत्येक एंथेरिडियल फिलामेंट में 25 से 250 तक कोशिकाएं हैं। तो पूरे ग्लोब्यूल के अंदर 20,000 से 50,000 तक एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। पूरे ग्लोब्यूल के अंदर 20,000 से 50,000 तक एंथ्रोजॉइड्स बन करके तैयार होते हैं। किसमें, इनके अंदर, एक ग्लोब्यूल के अंदर। अब क्या होता है, जब ये ग्लोब्यूल परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो थोड़ा सा ये सूखने लगता है। क्या होता है, थोड़ा सा सूखने लगता है। जब ये सूखेगा, देखिए इस पे आएंगे यहाँ पे, जब ये सूखेगा, जैसे ये शील्ड सेल आपको 4 दिख रहे हैं, ये 4 शील्ड सेल्स जब सूखेंगे तो श्रिंक होंगे।
सिकुड़ेंगे। सिकुड़ेंगे तो ये बीच में जो खांच दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, चारों तरफ क्या आ जाएगी, खांच आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी। उस स्पेस में से ये एंथेरिडियल फिलामेंट्स निकल के बाहर आ जाएंगे। ये सारे क्योंकि पूरे के पूरे गुत्था हो रहे हैं ना, अंदर इतनी जगह तो है नहीं। जैसे ये मैच्योर होके ये सारे शीट सेल श्रिंक होंगे तो ये बीच में खांच उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आपने दो पत्थरों के बीच में अगर जमीन में थोड़ी सी दरार हो तो वहां से पौधे निकल के बाहर आ जाते हैं, उग जाते हैं ना, वैसे ये इसमें से इन खांचों में से ये एंथेरिडियल फिलामेंट निकल के बाहर आ जाएंगे। और एंथेरिडियल फिलामेंट जब बाहर आएंगे, क्योंकि ये पादप किसके अंदर है, पानी के अंदर है, पानी एब्जॉर्ब होएगा और ये सारी कोशिकाएं फट जाएंगी और इनमें से सारे एंथ्रोजॉइड्स निकल करके पानी के अंदर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, सारे एंथ्रोजॉइड्स निकल के पानी में आ जाएंगे। समझ गए आप लोग, यहाँ तक सारा सब समझ गए होंगे। ये सारे एंथ्रोजॉइड्स जो निकल करके पानी में आएंगे, ये सब अब किसकी खोज में जाएंगे, मादा युग्मक यानी एग की खोज में। और वो किस में बन के तैयार है, न्यूक्लियस के अंदर बन करके तैयार है। अब न्यूक्लियस की संरचना मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, जो जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस यानी ओगोनियम। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये अंडाकार शेप है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बनी हुई है अंडाकार शेप। अब जैसे ये एक ओगोनियम है, ये मुट्ठी जैसा, इसके चारों तरफ पांच, ये मेरी जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 जैसी रस्सियां हैं, ये 5 रस्सियां ऐसे चारों तरफ इसके लिपटी हुई हैं। आप समझ लीजिए ये क्या है, पूरा का पूरा ओगोनियम। इसके चारों तरफ कवर किससे, ये 5 रस्सी है, 5 रस्सियों को एक साथ ऐसे इसके चारों तरफ लपेट देंगे और ऊपर आके ये पांचों ऐसे खुल जाती हैं और मुकुट बन जाता है। तो ये 5 जो रस्सियां हैं इनको हम ट्यूब सेल्स कहते हैं। 5 ट्यूब सेल्स हैं। ये तो हमने ऐसे एलएस काटा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ऐसे चारों तरफ से 5 रस्सियों ने लपेटा हुआ है इसको, ओगोनियम को, न्यूक्लियस को। ये 5 रस्सियां क्या कहलाती हैं, ट्यूब सेल्स। कितने ट्यूब सेल हो गए, 5, क्योंकि ये लंबे ट्यूब होते हैं, ट्यूब नुमा होते हैं। और ऊपर जाके 1 2 3 4 5 ये इनका मुंह खुल जाता है और ये मुकुट बना देते हैं जिसको बोलते हैं कोरोना। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा। देखिए यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये वाले स्ट्रक्चर में ये ऐसे स्पाइरल अरेंजमेंट दिख रहा है। ये 5 ट्यूब सेल्स इसके चारों तरफ लिपटे हुए हैं और इसको हमने ऐसे सेंटर में से काट लिया है ऐसे। तो ये सेंटर में ये एग है पूरा, ये एग का केंद्रक है। इस एग के अंदर बहुत सारा ऑयल और स्टार्च भरा हुआ है, रिजर्व फूड के रूप में क्या भरा हुआ है, ऑयल और स्टार्च। और उसके नीचे एक ये स्टॉक सेल है, डंडी सेल जिसको बोलते हैं, और ये पेडिसिल है जिससे ये यहाँ पे अटैच्ड रहता है, इस जगह पे ये अटैच रहता है न्यूक्लियस। तो ये हुई इसकी संरचना पूरी न्यूक्लियस की, जो कि 5 ट्यूब सेल से बनी है और 5 ट्यूब सेल ऊपर फ्री रहते हैं जिससे कोरोना बनता है, यानी कि मुकुट बन जाता है इसका। अब क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो ये जो 5 ट्यूब सेल्स हैं ये थोड़े से श्रिंक होंगे। तो ये श्रिंक होंगे, जो चारों तरफ से लिपटे हुए थे, तो श्रिंक होते उनके बीच में क्या बन जाएगी, खांचे, खांचे बन जाएंगी और जगह बन जाएगी। उस खांच में से कौन प्रवेश कर जाएंगे, एंथ्रोजॉइड्स जो बने थे अभी, नर युग्मक जो बने थे, जो पानी में तैर रहे थे, वो किसमें से, खांच में से प्रवेश कर जाएंगे। और इसमें से कोई एक इस ओगोनियम की भित्ति को तोड़ के इसके अंदर जाके इस एग के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज कर देगा, निषेचन कर देगा। कौन, केवल एक एंथ्रोजॉइड। प्रवेश तो बहुत सारे कर जाएंगे, लेकिन केवल एक इसकी भित्ति को तोड़ के जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे और उसका केंद्रक और इसका केंद्रक मिलकर के क्या बन जाएगा, oospore। क्या कहलाता है, इसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं और oospore कहेंगे। समझे आप लोग। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा, निषेचन, ये जो केंद्रक था ये द्विगुणित हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेल गैमीट का न्यूक्लियस भी इसमें जुड़ गया। तो अब ये जो जाइगोट बन के जो तैयार होएगा, ये कैसा होएगा, डिप्लॉयड होगा। ये कैसा होगा, डिप्लॉयड, द्विगुणित होगा। इसको हम oospore कहेंगे। ये oospore अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेगा। क्या बना लेगा, मोटी भित्ति। और इसका जो केंद्रक था, जो डिप्लॉयड था, उसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होएगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन।
रिडक्शन डिवीजन से ये जो केंद्रक था उससे 4 केंद्रक बन जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन मियोसिस से हमेशा एक केंद्रक से कितने बनते हैं, 4, और संख्या वापस आधी हो जाती है यानी XX। ओके, सब में ये आधी रह गई, 4 केंद्रक बन गए। अब इन 4 में से एक ऊपर चला जाएगा, बाकी केंद्रक 3 नीचे चले गए, 3 नीचे 1 ऊपर। ये वाला फंक्शनल है, ये 3 धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाएंगे। ये डेवलपमेंट हो रहा है ऊसपोर का कि ऊसपोर अब नया पादप कैसे बनाएगा कारा का। ठीक है, अब ये जो 3 है जनरेट हो गए, ऊपर एक कोशिका रह गई केवल जिसके अंदर एक केंद्रक है, इन चारों में से 3 तो डीजेनरेट हो गए। ये जो एक है इसमें फिर विभाजन होगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। ये देखिए, पहला सेल है प्रोटोनीमल इनिशियल, दूसरा है राइजोइडल इनिशियल। ये है प्रोटोनीमल इनिशियल, ये है राइजोइडल इनिशियल। इसमें से जो ऊपर वाला फंक्शनल था ना, उसकी 2 कोशिकाएं बनेगी, ये 3 नीचे के तो डीजेनरेट हो जाएंगे। अब ये जो प्रोटोनीमल इनिशियल है, ये तो बनाएगा ऊपर की मेन एक्सिस, प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा बना के क्या बना देगा, कारा की मेन एक्सिस। और जो राइजोइडल इनिशियल है, इससे बनेगा प्राइमरी राइजोइड, इससे क्या बन जाएगा, प्राइमरी राइजोइड। तो ये तो मेन एक्सिस बनाएगा और ये क्या बना देगा, राइजोइड, और नया कारा का प्लांट बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट मैंने कारा जो ग्रीन एल्गी है ये कराया है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर बताना है, फिर जनन निषेचन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन वो आपको बताना है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ऊसपोर बनता है ये कैसे डेवलप होगा। मियोसिस जरूर बतानी है, मियोसिस की प्रक्रिया के बगैर ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।